गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को फिजिक्स क्लास 10th में लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ और एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्रैक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मीन्स रेक्टेंगुलर ग्लास का कोई पीस है और उसमें से लाइट किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का और क्या हम उसमें स्टडी करेंगे। देखिए, ये कोई ग्लास का रेक्टेंगुलर पीस है, ये ग्लास है, इधर एयर है और इधर भी एयर है। अगर कोई रे एयर से ग्लास की तरफ आती है, ये डेंसर मीडियम है कंपैरेटिवली एयर के। एयर रेयरर माना जाएगा। यहाँ पे हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे। जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। अगर ये यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट यूं जाती, लेकिन ये डेंसर मीडियम होने की वजह से, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो ये रे इस तरह से बेंड करेगी। अब यहां से आप फिर से देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। रे फिर से ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब रेयर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अब रे नॉर्मल से दूर हटेगी। जब कोई रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ आती है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। जब नॉर्मल से दूर हटेगी तो हम कितना हटाएंगे ये बता रहे हैं आपको। इस रे को हम आगे बढ़ा दें, डॉटेड रे इसी के पैरेलल निकलेगी। दूर हटते हुए ये जो रे थी आपकी, जो मेन ओरिजिनल रे थी, उसके पैरेलल जाएगी। ये वाली रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, पहले ही सीख चुके हैं। ये वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। जब रे फिर से उसी मीडियम में वापस आती है, उस रे को हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब देखिए, इसमें ये जो बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी। जो ओरिजिनल पाथ था, जहाँ से जाना चाहिए था, उससे थोड़ा दूरी से जाएगी। इस डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे and incident ray is called lateral displacement. Lateral displacement. इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल आई। और ये जो एंगल है आपका, इसको हम एंगल आर बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल जो आप देख रहे हैं, इसे एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट
अगर आप ग्लास ले रहे हैं जो नॉर्मल ग्लास होता है, अलग अलग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है और एंगल भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ग्लास आप ले रहे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री लेके चल रहे हैं तो ये आपका 28 डिग्री आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इमर्जेंट भी 45 डिग्री होगा। इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जब भी आप रिफ्रैक्शन करेंगे तो एंगल आई और एंगल ई इक्वल आएंगे। कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें आपको एक तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब्स एक्सप्लेन करना था, तो हमने आपको ये बताया। इसमें आपको नेक्स्ट एक चीज जो और बतानी थी, एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है? व्हेन द इमर्जेंट रे form an angle between the normal, or you can say when any ray passes from one medium to second medium and then coming again to the first medium. ये एयर, ग्लास, एयर से ग्लास में गई और ग्लास से फिर से एयर में आ रही है, so the angle formed between the emergent ray and the normal, that will be called the angle of emergent. और ये ग्लास स्लैब के लिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए इंसिडेंस एंगल के इक्वल होगा। व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, दैट विल बी कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये बता दीजिए। आप देख रहे हैं कितनी डिस्टेंस है, ये ज़्यादा कम भी हो सकती है, हो सकता है कि ये इतनी रहे, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। ये ग्लास स्लैब की जो विड्थ है, ये अगर और बढ़ा देते तो ये चेंज हो जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगी। फैक्टर विच अफेक्ट लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अलग अलग एंगल पे ये, अगर जिस एंगल से आप ले, यहाँ जैसे 45 से हम ले रहे हैं, 30 करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 60 करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अलग अलग लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। नंबर 2, अगर आप एंगल सेम रखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर हम ग्लास ले रहे हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा, वाटर लेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा, डायमंड लेंगे रेक्टेंगुलर तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा। दैट्स मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। नंबर 3, विड्थ ऑफ द मटेरियल, कितना आप थिकनेस ले रहे हैं, यहाँ से चौड़ाई। अगर ये 32 स्लिट लेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? विड्थ ऑफ मटेरियल। एंड नंबर 4, कलर ऑफ लाइट। हर अलग अलग कलर लाइट के लिए, लाइट के 7 कलर्स होते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। देखिए, जब आप कोई स्विमिंग पूल को देखते हैं और उसमें जब पानी भरा होता है तो उसकी डेप्थ आपको कम लग रही होती, लग रहा होता है कि गहरा नहीं है ज़्यादा। ऊपर बॉटम जो होता है, उसका फ्लोर जो होता है नीचे का, वो ऊपर को दिख रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। 10 फीट अगर उसकी डेप्थ है तो हो सकता है आपको वो कुछ कम दिख रहा हो, 7 फीट दिख रहा हो। या आप कोई बकेट में कोई कॉइन डालते हैं, 5 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का कॉइन बकेट के बॉटम पे पड़ा होता है और उसमें पानी भर देते हैं, तो आपको लगता है कि कॉइन थोड़ा ऊपर है। तो ऐसा क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है।
सपोज कीजिए ये कंटेनर है, इसमें आपने ये वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे बॉटम पे कोई एक कॉइन पड़ा हुआ है। ये इसकी जो डेप्थ है वाटर लेवल से बॉटम तक, ये रियल डेप्थ मानी जाती है, रियल डेप्थ। अब जब आप इसको देखते हैं तो ये आपको ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? ऐसा देखिए, ये वाटर डेंसर मीडियम है, यहाँ क्या है, एयर है, रे बाहर जाती है, यहाँ पे हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे, रे डेंसर से रेयर में जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, रे यू बेंड कर जाती है। कितना बेंड करेगी डिपेंड करेगा मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह से हम एक रे और यहां से प्लॉट करेंगे, यहाँ पे भी हम नॉर्मल बनाएंगे और ये भी नॉर्मल से दूर हटेगी, ये सेकेंड रे, सेकेंड, ये दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद दूर दूर हो रही है, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इनको हम दोनों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे जहां पे ये स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पे आपको कॉइन अपीयर होगा, इतनी हाइट आपकी ऊपर हो जाएगी। ये आपकी डेप्थ, जो अब जो कॉइन जहाँ पे अपीयर हो रहा है, जहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है कॉइन का, ये एपरेंट डेप्थ मानी जाएगी। एपरेंट डेप्थ, APPARENT, एपरेंट डेप्थ। इसी रीजन से आपको कॉइन जो है कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, या स्विमिंग पूल का बॉटम जो है शैलोअर दिखाई देता है, या कोई पेंसिल अगर पानी के अंदर आप रख रहे हैं तो वो आपको ऊपर वाली तो सीधी दिखती है क्योंकि एयर से, एयर मीडियम में ही रेस चल रही है, लेकिन जो एयर से वाटर के अंदर आधी पेंसिल अंदर है वो कुछ बेंड करी हुई दिखाई देती है। और हम इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको रियल डेप्थ पता है और एपरेंट डेप्थ पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equals to real depth upon apparent depth। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो रेशियो होगा उससे आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे। सपोज कीजिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, an stamp is placed below the glass, below the thick glass of 2 centimeter and appear 1.5 centimeter from top। कोई ग्लास है, उसके नीचे कोई स्टैम्प रखा हुआ है, कोई पेपर रखा हुआ है, ग्लास की थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको वो कुछ उठा हुआ दिखता है। मोटे ग्लास के नीचे कोई पेपर रखेंगे आप तो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। और वो बता रहे कि 2 सेंटीमीटर तो थिकनेस है, लेकिन हमको ग्लास जो दिख रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर दिख रहा है। सो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
तो ये 2 सेंटीमीटर जो ये हुआ आपका रियल डेप्थ हुई, और ये आपकी 1.5 दे रहा है, 1.5 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ हुई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2/1.5, दैट्स मीन 20/15, or you can say 4/3। और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो आप जो है इसमें कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। तो एक ये तो आपके हो गया रिफ्रैक्शन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और आपका ग्लास स्लैब के थ्रू हो गया। एप्लीकेशन में हमने बताया आपको कि कॉइन आपको ऊपर दिखाई देगा, पेंसिल थोड़ा टेढ़ी दिखेगी, स्विमिंग पूल का बॉटम जो है थोड़ा ऊपर यानी शैलोअर दिखाई देगा, स्टैंड कोई लगा हुआ थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा। These are the application of the refraction. Now it is sufficient for today. In the next lecture we will start the lenses. Okay student, goodbye.